जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे के 100 PYQ क्वेश्चन की, जो कि रेलवे के किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए ये दो क्वेश्चन है, आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इसके अलावा जो है ये देखिए आरआरबी एनटीपीसी, ये भी आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा हुआ है। ये आरआरबी जेई के एग्जाम में पूछा हुआ है, ये ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा हुआ है। और इसके अलावा ये देखिए एलपी और टेक्नीशियन के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन भी है। और साइंस के जो है 100 MCQ क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि जिस सामग्री से रोशनी यानी कि लाइट पारित हो सके उसे क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिस सामग्री से जो रोशनी पार हो सकती है ना, उसी को कहा जाता है ट्रांसपेरेंट कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की किस घटना से संबंधित है। तो टिंडल प्रभाव जो है ना, ये प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, और ये देखिए आरआरबी एलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी और आरआरबी जेई 4 एग्जाम में लगातार क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि प्रकाश की गति अधिकतम किस माध्यम में होती है। तो प्रकाश की गति सबसे अधिक होती है निर्वात में। ठीक है, और ये देखिए आरआरबी एलपी और टेक्नीशियन के एग्जाम में पूछा हुआ है और ग्रुप डी के एग्जाम में भी पूछा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत प्लांक के द्वारा दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है ना कि डैश रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाल रंग का जो है ना, लाल रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, साबित करते हुए घटना कौन सी है। मतलब बताना है ना कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग तो है, यह घटना कौन सा मतलब साबित करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश का ध्रुवीकरण से ये साबित होता है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि सूरज की रोशनी को उसके संगठक रंगों में कौन विभाजित करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रिज्म विभाजित करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है ना कि प्रिज्म में क्या कर सकता है, प्रिज्म इनमें से क्या कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह उसके जरिए गुजर रहे प्रकाश को तितर बितर कर देता है, या इसी को कहा जाता है कि ये बिखेर देता है। प्रकाश को क्या करता है, प्रिज्म बिखेर देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि ऐसी वस्तुएं जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकती है उन्हें क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकती है उन्हें अप्रदीप्त कहा जाता है, और जो प्रकाश उत्पन्न करती है उसको कहा जाता है प्रदीप्त। जो नहीं करती है उसको अप्रदीप्त कहा जाता है। क्वेश्चन में पूछा है कि कौन नहीं करती है, तो अप्रदीप्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो ये पारदर्शी है ना, जो प्रकाश को पूर्ण रूप से पार कर जाता है ना, उसी को कहा जाता है पारदर्शी। अपारदर्शी किसे कहा जाता है, जो पार नहीं कर पाता है। ठीक है, और ये देखिए आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में 2018 में पूछा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि किसी पदार्थ का अपवर्तनांक हवा में प्रकाश की चाल से किस प्रकार संबंधित होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अपवर्तनांक बराबर होता है हवा में प्रकाश की चाल, बाटा में जो हो जाएगा पदार्थ में प्रकाश की चाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि वस्तुएं जो अपनी रोशनी स्वयं उत्पादित करती है उसे क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो वस्तु अपनी रोशनी स्वयं उत्पादन करती है उसको कहा जाता है चमकदार वस्तु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि हमें पास का रंग हरा दिखाई देता है, इसका कारण क्या है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमें पास का रंग जो है ना हरा दिखाई देता है, यह हरे रंग के प्रकाश को वापिस हमारी आंखों पर परिवर्तित करती है। ये तो घटना पूछेगा तो इसका परिवर्तित होना राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंखों पर परिवर्तित करती है, इसी कारण हमें पास का रंग हरा दिखाई देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि किस साल में ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है ना कि प्रकाश की गति को सबसे पहले ओले रोमर ने मापा था, लेकिन इसमें ईस्वी पूछा है कि कब मापा था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1676 ईस्वी में सबसे पहले प्रकाश की गति को मापा गया था ओले रोमर के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है ना कि
सितारों के चमकने के पीछे क्या सिद्धांत है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों का अपवर्तनांक लगातार बदलता है, इसके फलस्वरूप सितारों की छवि की स्थिति समय के साथ बदलती है, इसी कारण चमकता है। ठीक है, और ये देखिए आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि सूर्य की रोशनी में हरे रंग का दिखाई देने वाला एक कपड़ा लाल रोशनी में देखे जाने पर काले रंग का दिखाई देना शुरू करता है, इसका कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कपड़ा लाल रंग की तरंग आयाम को पूर्णतः अवशोषित कर रहता है, इसी कारण जो है ये दिखाई देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है ना कि अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतरिक्ष यात्री जब अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाते हैं ना तो उनको आकाश जो है ना ये काला दिखाई देता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका काला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि दो विकिरणों की ऊर्जा E1 और E2 क्रमशः 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उनके तरंग दैर्ध्य के बीच का संबंध λ1 और λ2 क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा λ1 बराबर 2 λ2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो 25 है ना ये 50 को 2 बार में काटेगा तो λ1 का मान तो 1 हो जाएगा, लेकिन λ2 का मान इसके कारण 2 हो जाएगा, तो इसी कारण ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा λ1 बराबर 2 λ2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है ना कि वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले सूर्य दिखना और वास्तविक सूर्योदय के लगभग 2 मिनट बाद भी सूर्य दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? मतलब कौन सा वायुमंडलीय घटना के कारण ये होता है? ठीक है, मतलब सूर्य डूब जाता है उसके बाद भी 2-3 मिनट तक दिखाई देता है, और सूर्य उगने से कुछ समय पहले भी सूर्य दिखाई देता है, तो इसका क्या कारण है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ये दिखाई देते हैं सूर्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है ना कि गली की पीली लाइट में किसका प्रयोग किया जाता था? पहले, आज तो उजला लाइट का प्रयोग किया जाता था, लेकिन जो पहले गली का लाइट होता था ना या शहर में जो लाइट जलता था, आज भी जलता है, तो उसमें पीली जो लौ जलता है ना उसमें मतलब किस तत्व का प्रयोग किया जाता था? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा गली की पीली लाइट में जो है ये सोडियम तत्व का या धातु का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है ना कि किसी माध्यम की प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता को इसके डैश द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश के घनत्व। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है ना कि जब प्रकाश की विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा इसकी गति कम हो जाती है। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा ना तो इसकी गति क्या होगा? कम होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि एक माध्यम जिसका अपवर्तन सूचकांक 1.5 है, प्रकाश की गति इसमें कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.0 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड इसका गति होगा। ठीक है, मीटर पर सेकेंड इसका मात्रक हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है ना कि सीवी रमन के बारे में निम्न में से क्या गलत है? सीवी रमन के बारे में इसमें बताना है कि कौन सा कथन गलत है। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, उन्हें 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी, उन्होंने वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार जीता था, ये भी बिल्कुल सही है, और फिजिक्स के क्षेत्र में ये नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सी, उनका जन्म 1888 में तमिलनाडु में हुआ था, ये भी बिल्कुल सही है। उनका जन्म जो है भारत के तमिलनाडु राज्य में हुआ था 1888 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, उन्हें 1987 में नाइटहुड की उपाधि दिया गया था, ये बिल्कुल गलत है और गलत पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्हें नाइटहुड की उपाधि जो है ना 1929 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1929 में दिया गया था, और ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा इनकी उपाधि दिया गया था नाइटहुड की। ठीक है, लेकिन 1987 में दिया है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा, गलत पूछा है तो। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है ना कि बादलों का रंग सफ़ेद डैश के कारण दिखता है, मतलब प्रकाश की किस घटना के कारण बादलों का रंग सफ़ेद होता है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश की प्रकीर्णन के कारण जो है ना बादलों का रंग सफ़ेद दिखता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है ना कि प्रकाश की एक पुंज की द्रव में तैरते कणों से टकराव के कारण होने वाली प्रकीर्णन से उत्पन्न चमक की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको टिंडल प्रभाव कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है ना कि अवतल लेंस क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद निकलेगी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा मुख्य अक्ष के समानांतर निकलेगी। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 को आ रहा है ना, जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होता है तो डैश से परावर्तन की घटना घटित होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नियमित परावर्तन की घटना घटित होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 को आ रहा है ना कि वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए एक वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगा? तो इसका जो सूत्र होता है ना, 1/f बराबर 1/v या प्लस 1/u इसका सूत्र होता है। ठीक है, तो इसमें जो फोकस दूरी दिया है ना 1/20 इसका हो जाएगा। ठीक है, और इसमें पूछा है प्रतिबिंब की दूरी, तो इसका जो 1/v हो जाएगा, 1/u इसमें दिया है 1/20, और तो इसका हल करेंगे ना तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषता क्या है? और ये देखिए लगातार 4 बार पूछा है, ग्रुप डी के एग्जाम में 4 बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो समतल दर्पण द्वारा बनाई गई जो छवि होता है ना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका आकार समान होता है, सीधा होता है, पसर उल्टा होता है और आभासी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है ना कि अवतल दर्पण की वक्रता की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। कार्टेशियन साइन कन्वेक्शन के अनुसार इसकी फोकल लंबाई को किस तरह व्यक्त किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा -15 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका जो सूत्र होता है ना, ए बराबर हो जाएगा r/2 हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, इसका जो सूत्र होता है ए बराबर r/2, और इस पर बैठाएंगे ना तो इसका -15 सेंटीमीटर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका पूछा है अवतल दर्पण की अवतल दर्पण की जो फोकल लंबाई होती है ना वो हमेशा माइनस में होता है। ठीक है, इसीलिए माइनस होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 को आ रहा है कि गोलाकार दर्पण की वक्रता केंद्र क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोलाकार दर्पण की जो वक्रता केंद्र होता है ना, यह उसके खोखले गोले का केंद्र होता है, जिसका गोलाकार दर्पण एक भाग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 को आ रहा है ना कि जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती है उसको क्या कहा जाता है? तो जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती है ना उसको कहा जाता है फोकस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है ना कि एक दर्पण की वक्रता की फोकस लंबाई और त्रिज्या के बीच संबंध क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वक्रता की फोकस लंबाई और त्रिज्या के बीच जो संबंध होता है ना r/2f होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा r/2f। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 को आ रहा है ना कि यदि कोई वस्तु 5 सेंटीमीटर की वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है तो इसका आवर्धन क्या होगा? यानी कि आवर्धन m बराबर बताना है। इसका राइट सूत्र जो होता है ना आवर्धन का माइनस कि v/u इसका सूत्र होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ना हम इसका वक्रता त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दिया है ना, तो इसका फोकस निकालेंगे ना तो इसका फोकस हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके बाद इसका जो है सूत्र पर बैठाएंगे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, तो इसका जो निकालेंगे ना 1/u, तो u निकलेगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसके बाद जो है ये -v/u फार्मूला पर बैठाएंगे तो इसका राइट आंसर 0.2 हो जाएगा। ठीक है, 0.2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें दिया है 0.3 दिया है, लेकिन 0.3 नहीं होगा, 0.2 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 36 की डैश को एक अभिसरण दर्पण भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अवतल दर्पण को जो है ये अभिसरण दर्पण भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि दर्पण समीकरण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी दूरियों को दर्पण के ध्रुव से मापा जाना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस लंबाई f वायु में है और एक द्रव लैम्डा बराबर 4/3 है डुबाया जाता है, तो द्रव में दर्पण की फोकस लंबाई क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 4/3f हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसका लैम्डा मान दिया है ना द्रव में, वो दिया है 4/3। ठीक है, और एफ का मान हमको दिया ही है, तो ठीक है, द्रव में दर्पण की फोकस लंबाई पूछा है तो इसलिए 4/3f हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि एक वक्रीय दर्पण जिसमें परावर्तन सतह अंदर की ओर वक्रीय होती है उसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसका वक्रीय सतह अंदर की ओर होता है ना उसी को कहा जाता है अवतल दर्पण। ठीक है, और जिसका बाहर की ओर होगा ना, जिसका बाहर की ओर होगा उसको कहा जाएगा उत्तल दर्पण। इसको उत्तल दर्पण कहा जाएगा जिसका बाहर की ओर होगा, लेकिन इसमें अंदर की ओर पूछा है तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है ना कि यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि आपसे छोटा है तो दर्पण का प्रकार क्या होगा। अगर हम किसी शीशे में देख रहे हैं, ठीक है, और इसकी छवि जो है हमसे छोटा है तो बताना है कि वो दर्पण क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तल दर्पण में छवि जो है ना हमेशा छोटा दिखाई देता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तल दर्पण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 को हो रहा है ना कि गोलीय दर्पण की अवधारणा क्या है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोलीय दर्पण की अवधारणा जो है ना ये प्रकाश का परिवर्तन से होता है, मतलब कौन सा घटना इसमें पूछा है, ठीक है, तो घटना में हमेशा इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश का परिवर्तन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 को हो रहा है ना कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कि कौन सा सही है, सही कौन है इसमें बताना है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, वक्रता त्रिज्या फोकस लंबाई के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर बी, वक्रता त्रिज्या फोकस लंबाई की आधी होती है। ऑप्शन नंबर सी, वक्रता त्रिज्या फोकस लंबाई के 3 गुना के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर डी, वक्रता त्रिज्या फोकस लंबाई के 2 गुना के बराबर होती है। तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो वक्रता त्रिज्या आर होती है ना, वक्रता त्रिज्या आर होती है वो हमेशा जो है ना फोकस लंबाई के 2f के बराबर होती है, यानी कि 2 गुना के बराबर होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 को आ रहा है ना कि दर्पण का सूत्र बताइए कि दर्पण का सूत्र क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दर्पण का जो सूत्र होता है 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही जो है दर्पण सूत्र होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 को आ रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 44 को आ रहा है कि एक गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है जिसे क्या कहा जाता है। फिर से क्वेश्चन पढ़ देते हैं। एक गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है जिसे क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसी को पोल कहा जाता है। और ये देखिए आरआरबी एलपी और टेक्नीशियन के एग्जाम में पूछा हुआ है, फिर दोबारा भी आरआरबी एलपी और टेक्नीशियन के एग्जाम में पूछा हुआ है 2018 में ही, और ग्रुप डी के एग्जाम में भी पूछा हुआ है, और फिर ये जो है दोबारा भी ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा हुआ है। तो ये लगातार 6 बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, देख लीजिए कितना ये एमसीक्यू क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 को आ रहा है ना कि एक गोलाकार दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या आर है कि फोकस दूरी क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसकी जो फोकस दूरी होगा ना वो r/2 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 को आ रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 46 को आ रहा है कि गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी हुई है उसे क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी को जो है साधारण दर्पण कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 को आ रहा है ना कि एक उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी हुई है तो किस प्रकार प्रतिबिंब बनेगा। अगर कोई उत्तल दर्पण के सामने किसी हम वस्तु को रख देते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो है ना वो कैसा प्रतिबिंब बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसका जो प्रतिबिंब बनेगा ना वो ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा, और कैसा बनेगा तो आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और छोटा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, उत्तल दर्पण जो हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन इसमें आभासी और सीधा भी बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 को आ रहा है ना कि यदि एक वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिबिंब वास्तविक है, यही जो है ये गलत हो जाएगा। इसके अलावा जो ये प्रतिबिंब छोटा ये भी बिल्कुल सही है, प्रतिबिंब सीधा ये भी बिल्कुल सही है, प्रतिबिंब पी और एफ के बीच है निर्मित है ये भी सही है, लेकिन गलत पूछा है हमसे तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 को आ रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 49 को आ रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रियर व्यू मिरर में जो है ना, रियर व्यू मिरर में, यानी कि जो हम गाड़ी में किसी पीछे की गाड़ी को देखते हैं या किसी पीछे की वस्तु को देखते हैं तो उसी को जो है ये उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है कि रियर व्यू मिरर का होता है, इसको अंग्रेजी में दे दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 को आ रहा है ना कि एक विमान दर्पण के लिए छवि क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक विमान दर्पण के लिए जो छवि होगा ना वो आभासी और पसरू उल्टा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 को आ रहा है ना कि यदि किसी दर्पण की फोकस लंबाई +15 है तो यह क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फोकस लंबाई +15 सेंटीमीटर है तो ये हमेशा उत्तल दर्पण होगा। ठीक है, क्योंकि उत्तल दर्पण में जो फोकस लंबाई होता है ना वो हमेशा प्लस में होता है। ठीक है, और ये आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52।
क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है ना कि किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अत्यधिक आवर्धित होगा, यानी कि बड़ा होगा, ठीक है, बहुत बड़ा होगा इसका प्रतिबिंब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है ना कि एक वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा गया है। निर्मित होने वाला छवि क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निर्मित होने वाला जो छवि होगा ना वो वास्तविक और उल्टा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है ना कि एक वस्तु को एक उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है, तो निर्मित होने वाला छवि क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निर्मित होने वाला जो छवि होगा ना आभासी और छोटा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है ना कि यदि अवतल दर्पण में फोकस और ध्रुव के बीच कोई वस्तु रखी गई है तो निर्मित प्रतिबिंब का आकार क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिबिंब का आकार हमेशा आभासी होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है ना कि उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई क्या होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तल दर्पण की जो फोकस लंबाई होती है ना वो हमेशा धनात्मक होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है ना कि जब किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो वस्तु को जब अवतल दर्पण में हम अनंत पर रखेंगे ना तो उसका प्रतिबिंब हमेशा फोकस पर बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, फोकस पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है ना कि जब एक वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से बाहर रखा जाता है तो छवि का निर्माण कैसे होगा। तो जब वस्तु को अवतल दर्पण के हम वक्रता केंद्र यानी कि सी के जब बाहर रखते हैं ना तो उसका जो प्रतिबिंब होगा ना वो एफ और सी के बीच बनेगा, यानी कि फोकस और केंद्र के बीच उसका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है ना कि दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि इस पर निर्मित प्रतिबिंब कैसा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आभासी और बड़ा होता है, ठीक है। दंत चिकित्सक इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि इसमें प्रतिबिंब जो होता है वो क्या दिखाई देता है, बड़ा दिखाई देता है और ये आभासी दिखाई देता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है ना कि वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा है। तो वाहनों के जो हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण होता है ना ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है ना कि एक अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी गई है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वक्रता केंद्र पर जब वस्तु रखेगा ना तो वक्रता केंद्र पर यानी कि केंद्र पर हम किसी वस्तु को रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब भी केंद्र पर ही बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है ना कि निम्न में से किस में अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पश्चदर्शी दर्पण में अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो पश्चदर्शी दर्पण में किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो है ये उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। पश्चदर्शी दर्पण में किसका प्रयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण में प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जो ये सर्च लाइट में जो है ना इसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है और सौर भट्टी में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है और गाड़ी के हेडलाइट में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है ना कि एक अवतल दर्पण सूर्य के सामने इस तरह से रखा गया है कि सूर्य किरणों का अभिसरण दर्पण के मुख्य अक्ष पर 5 सेंटीमीटर पर एक बिंदु पर होता है। यदि 10 सेंटीमीटर लंबी एक मोमबत्ती को दर्पण के मुख्य अक्ष पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए तो मोमबत्ती का प्रतिबिंब कितने दूर बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर दूर बनेगा। और इसका जो फार्मूला लगे ना बनाने के लिए 1/a बराबर 1 में भी प्लस 1 में यू फार्मूला लगा देना तो इसका आंसर जो है आ जाएगा इसी फार्मूला पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 64 की यदि किसी अवतल दर्पण पर आयतन का कोण 30 डिग्री हो तो परावर्तन का कोण क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई परिवर्तन नहीं होगा इसमें और जिसमें परावर्तन कोण का मान भी 30 डिग्री ही होगा, ठीक है। इसमें परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है ना कि एक वस्तु को क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि वस्तु की उस अवतल शीशे से दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, जिससे उसकी वास्तविक प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 4 गुना हो जाए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि डैश को एक अपसारी दर्पण भी कहा जाता है।
मतलब क्वेश्चन में कह रहा है ना कि अपसारी दर्पण किस दर्पण को कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तल दर्पण को जो है ना अपसारी दर्पण कहा जाता है, और अवतल दर्पण को जो है ना ये अभिसारी दर्पण कहा जाता है। अभिसारी दर्पण जो है ये अवतल दर्पण को कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है ना कि यदि एक अवतल दर्पण की वक्रता 306.2 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस लंबाई कितना सेंटीमीटर होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3.1 हो जाएगा। क्योंकि जो होता है ना ये फोकस लंबाई हमेशा आधा होता है वक्रता त्रिज्या की, तो अगर वक्रता त्रिज्या 6.2 दिया है तो इसका आधा हो जाएगा 3.1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है ना कि जब किसी वस्तु को सी और एफ के बीच रखा जाता है तो अवतल दर्पण में आकृति कहाँ बनेगी, तो जब अवतल दर्पण में हम किसी वस्तु को केंद्र और फोकस के बीच रखेंगे ना तो उसकी आकृति जो है ना वो बनेगी केंद्र के बाद। ठीक है, केंद्र के बाद इसकी आकृति बनेगी यहाँ पर। अब यहाँ और यहाँ यानी कि सी और एफ के बीच जब हम वस्तु रखेंगे ना तो इसके बाहर जो है वो प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 69 की किसी वस्तु को गोलाकार अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र में रखे जाने पर उस अवतल दर्पण द्वारा निर्मित इसके प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वक्रता केंद्र पर इसकी प्रतिबिंब की स्थिति होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा गया है तो छवि का निर्माण कहाँ पर होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसका छवि का निर्माण वक्रता केंद्र से परे किसी बिंदु पर होगा। ठीक है, और ये आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है ना कि सी वक्रता केंद्र वाले किसी अवतल दर्पण के फोकस बिंदु एफ पर रखे किसी वस्तु बीम के प्रतिबिंब के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू होता है, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है ना, ऑप्शन नंबर ए कि प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार और वस्तु से छोटा और एफ पर बनेगा। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार के बराबर और सी पर बनेगा। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा उल्टा वस्तु के आकार से बड़ा और अनंत पर बनेगा, तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रतिबिंब वास्तविक भी बनेगा उल्टा भी बनेगा, क्योंकि वास्तविक में हमेशा उल्टा बनता है और वस्तु के आकार से बहुत बड़ा और अनंत पर बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है ना कि यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब ऐसा बनेगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ना वो वास्तविक बनेगा और समान आकार का बनेगा, यानी कि वस्तु के समान बनेगा और वास्तविक बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है ना कि किसी गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के व्यास को क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसी को जो कहा जाता है वो छेद कहा जाता है, या इसके व्यास को जो है ना वो कहा जाता है, उसको हम अभी नाम ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन ऑप्शन दिया है ए, छेद ही राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर की वक्रता त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर की वक्रता त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है ना कि अवतल दर्पण में जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो छवि कैसी बनेगी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, केंद्र पर वास्तविक उल्टा अत्यधिक संकुचित छवि बनेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है ना कि वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रेखीय आवर्धन इसका ऊंचाई का अनुपात को रेखीय आवर्धन कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है ना कि आवर्धक शीशा डैश होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो आवर्धक शीशा होता है ना ये अवतल लेंस होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 78 देख लेते हैं कि 1.2 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनाने के लिए 20 सेंटीमीटर फोकसीकरण के एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर पहले रखी हुई है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, -2.4 सेंटीमीटर प्रतिबिंब की ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं
79 क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है कि एक साधारणतः आवर्धक ग्लास निम्न में शामिल है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। छोटी फोकस लंबाई के उत्तल लेंस में ये शामिल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के डैश पर हो तो प्रतिबिंब अभिवर्तित, आभासी और सीधा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब वस्तु उत्तल लेंस के F1 और O के बीच हो ना, तो जो प्रतिबिंब बनेगा ना वो आवर्धित बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कि आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन क्या होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। दर्पण का जो आवर्धन है ना वो धनात्मक होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है ना कि एक चम्मच जो टेढ़ा दिखता है किसका उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये अपवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है ना कि निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है कि निम्नलिखित में से हीरे की चमक में किसका योगदान नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हीरे का निम्न अपवर्तक सूचकांक का ये योगदान नहीं है। ठीक है, इसके अलावा जो है ये कुल आंतरिक परिवर्तन का भी योगदान है हीरे की चमक में। हीरे का उच्च अपवर्तनांक का भी योगदान है और बिखराव का भी योगदान है। इन तीनों ए बी सी और ये तीनों घटना के कारण जो हीरा चमकता है, लेकिन इसमें पूछा है कि किसके कारण नहीं चमकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है ना कि वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है। तो वायु का जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है ना, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1.0.003 वायु का जो ये निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है ना कि इनमें से कौन सा गर्मी के प्रवाह से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेफ्रेक्टिव जो है ना, रेफ्रेक्टिव ये गर्मी के प्रवाह से संबंधित नहीं है। इसके अलावा ये जो तीन है ना, कंडक्टिव और रेडिएक्टिव और ये कॉन्केलेटिव, ये जो गर्मी के प्रभाव से संबंधित है। ठीक है, लेकिन पूछा कि नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है ना कि जल का अपवर्तनांक 4/3 है। तो जल में प्रकाश की गति क्या होगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड जल में प्रकाश की गति हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है ना कि निर्वात से एक माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निर्वात से एक माध्यम में प्रकाश की गति को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है ना कि किसी माध्यम का पूर्ण अपवर्तनांक सूचकांक हमेशा क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी माध्यम का पूर्ण अपवर्तक सूचकांक जो होता है ना हमेशा 1 से अधिक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है ना कि रात के समय तारों का टिमटिमाना डैश के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। रात के समय तारों का जो टिमटिमाना होता है ना वो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है ना कि जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में विचरण करती है तो यह झुकती है, किसके कारण झुकती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभिलंब से दूर और तीव्र गति से ये झुकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है ना कि किसी माध्यम में प्रकाश की किरणों के झुकाव को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी माध्यम में प्रकाश की किरणों के झुकाव को अपवर्तन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है कि पानी से भरे एक गिलास में रखा गया नींबू गिलास की बगल से देखने पर इसका वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है, इसका कारण क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश का अपवर्तन इसका कारण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है ना कि हीरा का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है। हीरा का जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है वो कितना होता है, और ये जो है आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हीरा का जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है ना वो 2.42 होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है ना कि निम्नलिखित में से किस विकल्प का माध्यम दृष्टिगत रूप से कम सघन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हवा का जो है ना ये माध्यम दृष्टिगत रूप से बहुत कम सघन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है ना कि सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य दीर्घवृत्ताकार दिखने का कारण क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपवर्तन इसका कारण है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है ना कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह धीमा तथा डैश हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नॉर्मल की ओर झुकता है, ठीक है, ये नॉर्मल की ओर झुकता है, इसी कारण ये धीमा तथा हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 97 कह रहा है ना कि जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है ना तो इसका जो गति है ना वो बढ़ता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बढ़ता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है ना कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के लगभग डैश तक की देरी हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2 मिनट तक देरी हो सकती है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य उदय होने में और सूर्य अस्त होने में लगभग 2 मिनट का अंतर हो सकता है, ठीक है। किसके कारण हो सकता है, तो ये प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन घटना के कारण हो सकता है, ठीक है। और ये आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा है 2018 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है ना निम्न में से कौन सा विकल्प कुछ निश्चित पदार्थों के अपवर्तक सूचकांक के सही आरोही क्रम को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बर्फ, केरोसिन, बेंजीन और सेधा नमक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है ना क्वेश्चन नंबर 100 के निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कम है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हवा का जो अपवर्तनांक होता है ना वो सबसे कम होता है, हवा का जो अपवर्तनांक होता है वो सबसे कम होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 101 कह रहा है ना कि किस स्थिति में एक अभिलंबित किरण, आपतित किरण और अपरावर्तित किरण सभी एक ही सतह पर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपवर्तन तथा परावर्तक दोनों में जो है ना एक ही सतह पर होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102 कह रहा है कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, मतलब जो आकाश होता है ना नीला दिखाई देता है, इसका कारण क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्वेत प्रकाश में नीला रंग की तरंगदैर्घ्य अपेक्षाकृत निम्न होती है और यह हवा के अणुओं द्वारा सर्वाधिक परिकीर्णित होता है। मतलब सीधे सीधे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ना वो प्रकाश का परिकीर्णन हो जाएगा, ठीक है। आकाश का नीला दिखाई देने का कारण जो है प्रकाश का परिकीर्णन होता है, लेकिन इसमें डिटेल में दिया है, ठीक है, कि श्वेत प्रकाश में नीले रंग की तरंगदैर्घ्य अपेक्षाकृत निम्न होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 103। क्वेश्चन नंबर 103 को है ना कि प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो प्रकाशिक तंतु होते हैं ना वो पूर्णात्मिक परिवर्तन के सिद्धांत पर काम करते हैं और ये जो है आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर 104 कह रहा है ना कि उत्तर लेंस की फोकस लंबाई 50 सेंटीमीटर है तो इसकी शक्ति की गणना करें। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब उत्तर लेंस की फोकस दूरी जो 50 सेंटीमीटर है ना तो इसका जो शक्ति हो ना वो डू डायोप्टर हो जाएगा। इसका जो डी है ना ये इसको डायोप्टर कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 105 कह रहा है ना कि एक उत्तर लेंस की फोकस दूरी 2.5 मीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 0.4 डायोप्टर इसकी क्षमता हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 106। क्वेश्चन नंबर 106 कह रहा है ना कि एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर की फोकस लंबाई वाले एक उत्तर लेंस के मुख्य अक्ष पर रखा जाता है, ठीक है। तो लेंस से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब की दूरी कितना होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर होगा। और इसका जो निकालने का सूत्र होगा ना वो सूत्र हो जाएगा 1/f बराबर 1 बटा में भी प्लस 1 में यू। इसी सूत्र पर हम इसको रखेंगे ना तो इसका आंसर प्रतिबिंब की दूरी निकल जाएगी। इसमें प्रतिबिंब की जो दूरी होगा ना वो भी प्रतिबिंब की दूरी होता है और ये एफ जो होता है ना वो फोकस दूरी होता है और ये जो यू होता है ना ये वस्तु की दूरी होता है। तो इसमें हम जो है फोकस दूरी हमको दे दिया है 10 सेंटीमीटर तो हम 1/10 लिख देंगे, बराबर कर देंगे, ठीक है। 1/भी हमको निकालना है क्योंकि इसमें पूछ रहा है कि प्रतिबिंब की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी भी होता है प्लस में जो है ये 30 सेंटीमीटर हम जो वस्तु की दूरी दिया है तो 1/30 लिख देंगे और इसको भी को इधर ले जाएंगे ना फिर इसको इधर ले आएंगे तो 1/10 हो जाएगा और फिर इसको हल करेंगे ना तब इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन नंबर 107 कह रहा है ना कि परावर्तित किरणों के वास्तविक प्रतिच्छेदन द्वारा निर्मित प्रतिबिंब डैश होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो परावर्तित किरणों से वास्तविक प्रतिच्छेदन से जो निर्मित प्रतिबिंब होता है ना वो ये हमेशा वास्तविक होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन नंबर 108 कह रहा है ना कि एक उत्तर लेंस की फोकस लंबाई हमेशा डैश होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो उत्तर लेंस की फोकस लंबाई होता है ना वो हमेशा धनात्मक होता है, यानी कि हमेशा जो ये धनात्मक होता है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन नंबर 109 कह रहा है ना कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसके वास्तविक आकार को प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए। मतलब क्वेश्चन का कहने का मतलब है ना कि उत्तल लेंस में वस्तु को हम कहाँ रखेंगे ना तो उसका जो प्रतिबिंब है ना वो वास्तविक आकार का बनेगा। ये क्वेश्चन सीधे सीधे यही कह रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2F1 पर हम जब वस्तु को रखेंगे ना तो जो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ना वो हमको वास्तविक आकार का प्रतिबिंब मिलेगा। और ये जो क्वेश्चन है ना ये आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे तो सब एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन हम इसको बता दे रहे हैं ताकि आपका ध्यान रहेगा कि क्वेश्चन कितना जो है ये MCQ रहने वाला है, ठीक है, आपके लिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन नंबर 110 कह रहा है ना कि एक लेंस के डैश से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के निकल जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक लेंस के जो प्रकाशिक केंद्र से वस्तु गुजरती है ना तो उस बिना विचलन के निकल जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी प्रकाशिक केंद्र हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 111। क्वेश्चन नंबर 111 कह रहा है ना कि जब एक वस्तु को उसके उत्तल लेंस के 2F1 स्थिति पर रखा जाता है तो छवि का आकार क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पूर्ववर्त जो इसका छवि बनेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़रूर से ज़रूर आप कमेंट करिए कि आपने कितना क्वेश्चन का आंसर सही दिया है, ठीक है।